तो देखिए, कल हम देख रहे थे पॉल्यूशन पॉल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, फर्स्ट चैप्टर हो गया है, मतलब फर्स्ट भाग हो गया है। ये हम देखेंगे आज दूसरा भाग। तो पॉल्यूशन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लिया था। आज देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, CO2, CFC, NO2, NO आदि। तो देखिए, पहले देखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, देखते हैं आज इसको SO2 को। करेक्ट। तो SO2 कैसा होता है? SO2 एसिडिक होता है। करेक्ट। एसिडिक होता है, इसीलिए क्या करता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे करता है? जब पहली बार बारिश होती है तो ये क्या होता है? एरोसॉल के फॉर्म में होता है, जो ऊपर गैस के रूप में होता है। ऊपर इसके एरोसॉल इसके उड़ते रहते हैं। जब उसमें वर्षा होती है, पानी पड़ता है, तो क्या होता है? पानी में चिपक कर, पानी बूंद में चिपक कर नीचे आ जाता है, और यही पड़ता है जब ताजमहल में, तो उसका कलर इसीलिए अब हल्का पीला होते जा रहा है। करेक्ट। ये कल हमने बताया था। इसी कारण जैसे ताजमहल में क्या होता है, कलर हल्का पीला होता जाता है। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण जब जैसे हम चूना पोतते हैं घर में, तो चूने की जो पुताई होती है, हल्की 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 पीली या फिर हल्की भूरी, आप जो भी कह लो, वो होने लगता है क्या? स्लाइटली येलो। करेक्ट। इसका सर्वाधिक यूज किस में होता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कहाँ पास होता है, ये हम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर में बताया जाएगा। करेक्ट। यहाँ पास जो जितना जरूरी है वो बता दिएगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है? इसका यूज होता है किस तौर पर? पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग में। करेक्ट। प्रोसेसिंग में मतलब बनाने में, पेट्रोलियम वगैरह। अब अगला देखते हैं, लेड, PB। लेड या फिर सीसा, इसी को बोलते हैं। अब देखिए, लेड क्या होता है? यह पहले टेट्रा इथाइल लेड के रूप में किस में यूज होता था? हाँ, पेट्रोल में यूज होता था। किस लिए? वो जो इंजन में खट सी आवाज आती है, उसके लिए, उसको कम करने के लिए यूज होता था। क्यों? क्योंकि उससे इंजन जल्दी खराब हो जाती थी। तो अब इसका यूज बंद कर दिया गया है। इसीलिए जब आप लोगों ने पेट्रोल पंप में देखा हो, तो इसको इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TEL। इसीलिए पेट्रोल पंप में आपने देखा हो तो उसमें लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल। करेक्ट। उसमें यही शीशा मिलाया जाता था। फ्यूल स्टेशन में पेट्रोल पंप को क्या बोलते हैं? फ्यूल स्टेशन। करेक्ट। और इससे क्या होता है? इससे देखिए होता है, ये एयर पोल्यूशन होता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, जैसे जैसे याददाश्त इससे कम होने लगती है। और दूसरा, डिप्रेशन जो सबको होता है, एंजाइटी। करेक्ट। तो ऐसे ये मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। करेक्ट। अब हम देखते हैं CFC को, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं।
अब हम देखते हैं CFC के बारे में। CFC को बोलते हैं, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरो कार्बन, करेक्ट। CFC, तो देखिए CFC किससे बना होगा? क्लोरो ना, क्लोरो किससे बना होगा? ऑब्वियसली क्लोरीन से, करेक्ट। तो जो क्लोरीन है ये कैसा होता है? ब्लीचिंग का कार्य करता है। तभी इसकी जो क्लोरीन की गोलियां कहाँ डाली जाती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो वॉशरूम होता है वहाँ, जहाँ आदमी वॉशरूम में बात जहाँ लोग वॉशरूम करने जाते हैं तो उसमें डाल देते हैं वहाँ पास इसकी गोलियां। जिससे क्या होता है, जब इस पर पड़ता है वॉशरूम, जब इस पर वॉशरूम पड़ता है तो उसको उसके उसमें जो भी गंदी उंदी होती है उसको साफ करने का ही काम करती है, करेक्ट। पूरी तरह साफ नहीं करती है लेकिन ब्लीचिंग का कार्य करती है। ब्लीचिंग मतलब साफ करना, करेक्ट। तो यह ब्लीचिंग का कार्य करता है। लेकिन ब्लीचिंग का कार्य करते हुए कैसे कार्य करता है? देखिए कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसमें रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, समझ में आ गया आपको। अब फ्लोरो में फ्लोरीन भी रहता है, करेक्ट। तो देखिए ये जो क्लोरीन और जो फ्लोरीन है, इससे बना क्या बना? CFC बना। लेकिन ये क्या करते हैं, वायुमंडल में O3 क्या बोलते हैं? ओजोन, करेक्ट। तो ओजोन से ये लोग क्रिया करें, कैसा करते हैं? ये इतना खतरनाक होता है कि इसके जो एक परमाणु है, जो CFC का एक परमाणु, एक एटम जो है, यह O3 के, ओजोन के, यह O3 को, ओजोन को क्या करता है? इसको तोड़ देता है। यह एक परमाणु हजारों O3 के परमाणु के एटम्स को, परमाणु को, एटम को तोड़ देता है, करेक्ट। तोड़ने का कार्य करता है। अब आप लोग समझते हो कैसे तोड़ता होगा? शायद तो ऐसे तोड़ देता है, करेक्ट। इससे क्या होता है? इससे ये जो O3 है इसकी कमी आती जा रही है। जितना आगे ये जाए, जितना ये यूज होगा परमाणु में, वायुमंडल में जाएगा, उतने उसके परमाणु वायुमंडल में जाएंगे। तो क्या होता है, जब CFC वायुमंडल में जाएगा मतलब ओजोन के पास जाएगा, करेक्ट। ओजोन कहाँ है? वायुमंडल में। तो इसका यदि एक परमाणु भी गया तो O3 के हजारों परमाणु को क्या करता है? तोड़ देता है, मतलब O3 की कमी करता है, जिससे ओजोन की कमी आती है। इसी कारण ओजोन का जो होल टारगेट आपको बताया जाता है, करंट अफेयर में आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसी कारण होता है। ना पढ़े होंगे तो वो जियोग्राफी में आगे हम लोग कवर करेंगे, करेक्ट। आई थिंक आपको इतना भी समझ में आया होगा। लेकिन करंटली क्या है, करंटली इसका यूज जो है CFC का, ये फ्रिज वगैरह में किया जाता था। फ्रिज मीन्स, स्टैंड फॉर फ्रिज स्टैंड फॉर रेफ्रिजरेटर, करेक्ट। जो फ्रीज करता है दोबारा उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ER मीन्स करने वाला, करेक्ट। जिसमें ER जुड़ जाता है वो करने वाला होता है। अब O3 तो आपको समझ में, आपको पता ही हो क्या करता है, एक कीटनाशक का कार्य करता है। जब O3, जब आप सुबह जब सनराइज नहीं होता है तब O3 रहता है, O3 रहता है तो बड़ी साफ स्वच्छ हवा होती है, इसी कारण, क्योंकि वहाँ O3 रहता है और कीटाणु को मार देता है, करेक्ट। साफ सफाई करता है वातावरण की। तो यह कीटनाशक कार्य करता है ओजोन, करेक्ट। और इतना बड़ा कीटनाशक है कि आने वाली सूरज की हानिकारक किरणों, UV लाइट को, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उनको तक यह नष्ट कर देता है, क्योंकि वो हानिकारक होती है, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं अगला। जब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आप लोग देख लेना, ये ऐसे लिखा है, करेक्ट। और जो मैं बोला हूँगा वो आप लोग लिख लिए होंगे, आई थिंक।
अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए हम देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, करेक्ट। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए, जब आसमान में जब एरोप्लेन जाती है तो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वायुयान के जो वही धुआं होता है, जब जलता है ईंधन तो उसमें से क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह क्या करता है? O3 से क्रिया करता है, करेक्ट। वहां जाएगा तो O3 तो वहां मौजूद है तो उससे क्रिया कर लेता है। क्रिया कर क्या बनाता है? पैन बनाता है, करेक्ट। पैन मीन्स तवा बनाता है क्रिया करके। ईंधन जलता है तो क्या निकला? NO2, और ये तवा तवा बना लेता है, करेक्ट। या फिर ऐसे जोड़ सकते हो, तवे को गर्म कर देता है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं पैरानाइल इसका फुल फॉर्म पी पैरानाइल ऑक्सीलेट नाइट्रेट, करेक्ट। तो क्या होता है? NO2, हाँ, इससे क्रिया करके क्या बनाता है? इससे क्रिया करता है जब O3 से तो बनता है धुआं। धुआं वही जब आप देखे होगे कोई एक रॉकेट जाती होगी, हाँ, ये रॉकेट जा रही तो इसके पीछे धुआं धुआं ऐसे हो जाता है, फिर यहाँ वह धुआं यहाँ कम होता जाता है, तो वह यही धुआं रहता है। लेकिन यही यदि कम ऊंचाई पर है NO2, यदि कम ऊंचाई पर, जैसे कम ऊंचाई पर यदि एरोप्लेन है तो क्या होगा? कम ऊंचाई पर है तो हाइड्रोजन यदि वहाँ मौजूद है, हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है HNO3। क्यों? कैसे बनाता है? NO2 तो है ही है, करेक्ट। और हाइड्रोजन भी है हवा में और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन में ये जब O3 टूटता होगा वायुमंडल में O3 तो क्या बनता होगा? O2 बनता होगा। ओ तो ये O यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। अभी यहाँ इस तीनों से क्रिया कर, यह इन दोनों से क्रिया कर क्या बनाता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो हानिकारक होता है, करेक्ट। नाइट्रिक एसिड, हम लोग केमिस्ट्री में इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, यहाँ जितना जरूरी है उतना पढ़ रहे हैं, करेक्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अम्लीय वर्षा में अभी अभी जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए, कैसे? HNO3 तो बना दिया, अब ये बना के NO2 तो ईंधन से निकल के बन के कोहरा के रूप में चला गया, ठीक है। एरोसोल के रूप में अभी कहाँ रहेगा? वायुमंडल में रहेगा। तो एक ये रहेगा, एक ये NO2 रहेगा, और अभी प्रीवियस में हम पढ़े SO2 भी एरोसोल के रूप में रहता है। ये तीनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, करेक्ट। तो तीनों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनके एरोसोल वही रहते हैं हवा में, लेकिन जब पहली बार वर्षा होती है तो बूंदों के साथ चिपक कर नीचे आ जाते हैं। और इसी बरसात से बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण युक्त होती है, जिसके सिर में पड़ता है, बॉडी में पड़ता है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अब पूछा जाता है एग्जाम में NO2, HNO3 और SO2, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? तो देखिए अम्लीयता का क्रम कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। फिर इससे कम होता है NO2 और लास्ट में SO2। इन तीनों की कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको, करेक्ट। तो आई थिंक यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ये दिख गया होगा, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में नहीं, अब हर एग्जाम में हर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हार्ड ड्रिंक होता है, हार्ड ड्रिंक जैसे
दो प्रकार के ड्रिंक होते हैं, आपने लोगों ने देखा होगा। एक आता है सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें आता है फ्रूटी वगैरह, माजा वगैरह, करेक्ट, जो मैंगो आदि से बने होते हैं। और दूसरा होता है हार्ड ड्रिंक, जैसे कोका कोला, माउंटेन डियो, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ड ड्रिंक होते हैं इनमें CO2 मिलाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कौन सी गैस मिलाई जाती है, CO2 गैस मिलाई जाती है। CO2 गैस मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। और वह क्या होती है, गले को जलाती है। तो इससे क्या होता है, जो कोई उसको हार्ड ड्रिंक को इनहेल करता है तो उसको बोला जाता है थोड़ा बहुत वाइन जैसा मजा आता है, करेक्ट। उसमें यही है और कुछ नहीं है। और कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों मिला के पीने का, तो उसको बोलते हैं कॉकटेल, करेक्ट। दोनों को मिला के पीना, आधा इसको आधा इसको, तो इसको बोलते हैं कॉकटेल। बोला करते हैं ना कॉकटेल बनाओ, तो यही होता है कॉकटेल। तो कॉकटेल तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सिंपली मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, करेक्ट। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस ग्रीन ग्रीन हाउस प्रभाव को नाम किसने दिया था, नाम दिया था वही ने। वही कौन, अर्हेनियस ने, जिन्होंने अर्हेनियस का समीकरण दिया था। आप लोगों को याद होगा 12th में था अर्हेनियस का इक्वेशन। तो इन्होंने ग्रीन हाउस नाम दिया था। अब ये किस पर रिलेटेड है, देखिए जैसे हमारा वायुमंडल है और पृथ्वी है। तो वायुमंडल एक ऐसी परत की तरह कार्य करता है जो एनर्जी आप सनलाइट आती है तो एनर्जी को अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन जब जाने का होता है, देखिए जियोग्राफी में अलग तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप शुक्र को आप जानते होंगे, शुक्र के बारे में पढ़ा होगा ना पढ़ा हो, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जियोग्राफी में, यही आप थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, सन यहाँ पास है, शुक्र पास में, तो फिर यहाँ बुध या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, प्लूटो। तो देखो आप, ये सन है, इससे एनर्जी आती है, करेक्ट, लाइट के थ्रू। तो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी इसमें आती है। फिर क्या होता है, एक आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, कौन सा रूल, किरचॉफ का नियम। उसमें होता है जो पदार्थ जितना जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उतना ही जल्दी वो उसको उसका त्याग भी कर देते हैं। ये आप लोगों ने ला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसी ला का पालन होता है, कैसे, देखिए बुद्ध में है, यह पूरा सूखता है, फिर जैसे ही इसमें रात होती है तो वह ठंडा हो जाता है, इसका ताप पहुंच जाता है -120 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। इसी प्रकार शुक्र में भी होता है, शुक्र में पहुंच जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। लेकिन पृथ्वी में क्या है, इनमें वायुमंडल नहीं है, लेकिन पृथ्वी में वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो इसमें लाइट गई तो वायुमंडल के थ्रू तो आसानी से लाइट पहुंच गई अंदर, करेक्ट। लेकिन क्या होता है रात के टाइम पर, जब उत्सर्जन अवशोषण तो कर लेती है पृथ्वी ऊष्मा का, सूर्य के प्रकाश के थ्रू जो ऊष्मा आती है उसको अवशोषित कर लेती। जैसे देखा होगा आपने कि जैसे यदि आप रूम में होगे, करेक्ट, तो रूम में होगे तो एक बल्ब वहाँ पर, वो वाला कौन सा, कांच वाला ग्लास वाला, जब जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वही थे, तो उनके तो उसको जला लेते थे आप, तो गर्मी नहीं लगती थी, है ना। तो वही वही बल्ब जैसे कार्य करता है यहाँ सन। हाँ, तो आप लोग गर्म कैसे होते थे, ऊष्मा आती थी, तो ऊष्मा आती थी तो प्रकाश के रूप में आपके पास, तो आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेते, जिससे रूम और आपका शरीर सब गर्म रहते थे। तो इसी प्रकार है, लेकिन जब रात होती है तो
रात होती है तो जो वायुमंडल है, जैसे ही किरणें बाहर निकालने की कोशिश करती हैं तो इनको निकलने नहीं देता है, करेक्ट। और पूरी तरह तो रोकेगा नहीं, तो लगभग लगभग किरणों को रोक ही लेता है। तो ये कैसे कार्य करता है, मतलब पृथ्वी का एक हीटर की तरह कार्य करता है। हीटर बोला जाए तो, फिर दूसरे शब्द में बोला जाए तो पृथ्वी के कंबल की तरह कार्य करता है। कंबल ऐसे ही कार्य करता है ना, आप लोग कंबल को ओढ़ लेते हो तो क्या करता है, कंबल ये नहीं करता है कि आपको गर्म करता है, ये क्या करता है, ठंडी के दिनों में एक परत की तरह कार्य करता है आपके चारों ओर। कैसे, देखिए यदि आप कंबल ओढ़ लिए तो यह आपकी जो एनर्जी है, बाहरी वातावरण ठंडा रहता है तो एनर्जी, तो जब ठंडा रहता है तो आप गर्म रहते हो, तो आपसे जो किरणें हैं, जो एनर्जी है, नहीं एनर्जी नहीं, ऊष्मा है, जो ऊष्मा है वह बाहर निकलने, ये बाहरी चीज जो ठंडी होती है वो खींचती हैं। तो ऊष्मा का नियम क्या है, ऊष्मा का नियम यही है कि गर्म चीजों से ठंडी चीजों की ओर ऊष्मा का प्रभाव होता है, तो यहाँ पास वही प्रभाव होने लगता है। तो आप क्या करते हो, कंबल ओढ़ लेते हो, तो एक परत की तरह कार्य करता है। अब ये क्या करता है, ये आपके और बाहरी वातावरण के बीच का जो कनेक्शन है उसको रोक देता है ये। हाँ, तो रोक देता है तो जो ऊष्मा होती है आपके शरीर की बाहर नहीं जा पाती है। तो ये क्या करता है, ये ठीक इसकी तरह कार्य करता है, वायुमंडल की तरह। बिल्कुल, तो हम इसको बोल सकते हैं पृथ्वी का कंबल, इसी कहते हैं वायुमंडल को। हाँ, और इसी घटना को जो ये रोकने की होती है इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। हम्म अब यदि आप लोगों ने कुछ ऐसा कंबल ओढ़ा हो, जैसे हम लोग तो ऐसे ही ओढ़ते हैं ज़्यादातर जब पढ़ते वढ़ते हैं, तो यहाँ आप ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ पास, करेक्ट, बैठ जाते तो इधर कंबल आप ओढ़ लेते हो इतना। हम्म फेस इधर बाहर दिखता रहता है, तो आप लोगों ने देखा होगा इतना तो आप गर्म रहोगे, करेक्ट। लेकिन जो यहाँ फेस आप निकाले तो फेस ठंडा हो जाता है, किस कारण, इसी कारण, क्योंकि यहाँ की किरणें तो आपको की जो ऊष्मा है उसको निकलने नहीं दे रहा है कंबल, बाहर नहीं जाने दे रहा है। कनेक्शन पूरा काट दिया, लेकिन इधर क्या है, थोड़ा बहुत जाते रहते कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इधर लेकिन जो आपके फेस से है वो तो उसमें निकल रही है, प्रवाहित हो रही है गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर, इसलिए आपका मुंह ठंडा आपको लगता है, फेस, करेक्ट। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस में क्या होता है कि फसल होती है कुछ। हाँ, अब कुछ फसल ऐसे होती हैं जो जिनको गर्मी मिलना जरूरी है, नहीं फिर वो नष्ट हो जाएंगी। जैसे साग सब्जी वगैरह किसान लगाते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको गर्मी गर्मी जरूरी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके लिए एक पारदर्शी कोई प्लास्टिक की झिल्ली होती है, प्लास्टिक नहीं लगाते, प्लास्टिक की झिल्ली लगाते, उसको ऐसे ढक देते हैं, करेक्ट। अब फिर क्या करता है ये इसी का कार्य करता है, हाँ। तो जब सन आता है, सन आया है तो हीट की जो इसकी जो हीट है यहाँ से आ जाती है इधर, तो गर्म कर देती है पूरे साग सब्जी को, जमीन को। लेकिन क्या होता है, जब ये सन जाता है तो यहाँ चूंकि ये पॉलीथीन लगी हुई, पारदर्शी पॉलीथीन, अब इतना नहीं कि मोटी है, पारदर्शी रहती है, जिससे इसके अंदर लाइट चली जाए। तो जब चला जाता है सन, तो चूंकि इसने पूरा बाहरी वातावरण से इसका कनेक्शन कट कर दिया है, अब इसको सब्जी को उगने के लिए क्या है चाहिए, सनलाइट भी मिल रही है इसको, हाँ, और जल भी मिल रहा है H2O भी। अब इसको क्या चाहिए, हीट भी मिल रही है, तो यह सब्जी बढ़िया उगेगी। लेकिन हाँ, उगेगी ना, लेकिन यदि तभी जब हीट जा ना पाए तो ये क्या करता है, हीट रोधक का ही कार्य करता है। तो यह एक हीट रोधक का ही कार्य करता है। जब सन चला जाता है तो इससे किरणें निकलने की बाहर कोशिश करती हैं, लेकिन क्या करता है, ये जो आप लगाते हैं पतली पॉलीथीन प्लास्टिक की पन्नी, तो ये इसको निकालने नहीं देती इन किरणों को, जिससे ये पन्नी के अंदर पूरा वातावरण गर्म रहता है, करेक्ट।
अब इतना नहीं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म रहे, नहीं, नॉर्मल कमरे के तापमान बराबर यह गर्म रहता है। करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन। चूंकि ये यहाँ पर फसल है तो ये क्या प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कारण इसको नाम दे दिए ग्रीन। और एक ऐसा बनाया, एक हाउस की तरह बनाया गया हाउस, तो उसको बोलिए हाउस। और ये जो इफेक्ट हो रहा है गर्मी का इसको बोलिए प्रभाव, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। हाँ, करेक्ट। और इसको हाउस कैसे आप लोगों को दिखता होगा, देखिए जब बाहर आदमी कहीं जाता है पिकनिक विकनिक में तो क्या होता है, ऐसे बनाता है, ऐसे तंबू ले जाकर गाड़ लेते हैं। हाँ, तो इसी कारण इसका नाम हाउस दे दिए। तो आई थिंक ग्रीन हाउस प्रभाव आपको समझ में आया होगा। और देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है इसी का बढ़ता रूप है। रूप कैसे है, यहाँ पास गर्म हुई ना, हीट हुई, इसके कारण इसको हीट हुई, यही कारण होता है इसमें पृथ्वी में देखिए यहाँ पास इतना ठीक है, लेकिन जब ये किरणें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अब यहाँ नॉर्मल था तो ठीक है, सूर्य का प्रकाश तक ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है। इंडस्ट्री लगी हुई है तो यहाँ से CO2 बहुत सारा निकलता है। CO2, अब CO2 क्या करता है, इसको एक्स्ट्रा गर्म करता है, पूरे वातावरण को एक्स्ट्रा गर्म करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये वायुमंडल के अंदर का तापमान और खूब बढ़ता है। करेक्ट। तो यहाँ जो सागर है यह अंदर ही है, पृथ्वी में ही है, तो पानी भी के टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, तो ऐसे अब इस प्रकार पूरे वातावरण का, पृथ्वी के चारों ओर का पूरा वातावरण टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी इसी कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसी का बोला जाए तो ये पृथ्वी का रूप, पृथ्वी के अंदर का हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन इसी को बड़े स्टेज पर पृथ्वी के लेवल पर देखा जाए तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन्स ग्लोब का, हाँ, ग्लोब बोलते हैं पृथ्वी को जियोग्राफी के टर्म में, और वार्मिंग मीन्स गर्म होना। तो पृथ्वी का, ग्लोब का गर्म होना, पृथ्वी गर्म होना क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग दोनों समझ में आया होगा। तो आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे अगले वीडियो में, और अगले पार्ट में पॉल्यूशन का, उसको आप लोग देखना मत भूलना।